और ये आरटीआई में चुनाव आयोग को पूछा जा सकता है ये सारा डाटा कि उनसे कौन सी चीज पर तुम्हारा कंट्रोल है। जैसे बैलेट पेपर पर कंट्रोल था, आपने खरीदी करने का, आपने परचेज करने का, कौन सा कागज यूज करने का, कौन सा कागज यूज नहीं करने का, उसको कब तक अपने पोजीशन में रखने का, बाद में कितने समय में डिस्ट्रॉय करने का, 100% कंट्रोल था चुनाव आयोग का। आज ईवीएम मशीन जब से आई, चुनाव आयोग का इन सारे इलेक्ट्रॉनिक्स रिसोर्सेस पर कोई कंट्रोल नहीं है। तो कंट्रोल नहीं है, इसका मतलब है चुनाव आयोग चुनाव कंडक्ट नहीं कर रहा है। संविधान ने चुनाव आयोग को अधिकार दिया, चुनाव आयोग कंडक्ट नहीं कर रहा है, इसका मतलब है ईवीएम मशीन जो है इलीगल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल सब कुछ हो रहा है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं तो लकड़ी लेकर भी नहीं चल रहा, हथियार तो दूर की बात, खाली मैं ऐसी बात जानकारी देने के लिए भी ये लोगों को डर लग रहा है। ये वामन मेश्राम वाला सारे देश भर में संगठन है। ये वामन मेश्राम केवल एडवोकेट नहीं है, वामन मेश्राम भी एक संगठन का एडवोकेट है, मगर वो सिंगल आदमी नहीं है, संगठन है। तो ये लोगों को अगर सारे देश भर में पहले ही आशंका, देश में बहुत सारे लोगों को, अभी मीडिया में कुछ पत्रकारों को इस काम के लिए लगाया गया कि जुडिशरी में और सरकार में लड़ाई चल रही है, झगड़ा है, विवाद चल रहा है। ऐसी खबरें जानबूझकर पब्लिश की जा रही है ताकि जो जुडिशरी कर रही है वो भारत के प्रजा के हित में कर रही है, ऐसा लोगों का ओपिनियन बने। नहीं, बीजेपी के लोग जुडिशरी के विरोध में ऐसा कर रहे हैं। जुडिशरी नहीं तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, मगर कॉलेजियम रखेंगे, तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, सरकार की बात नहीं मानेंगे, मगर कॉलेजियम रखेंगे। आपली लगावट जुडिशरी बीजेपीच्या पासून थोडी मुक्त राहून काम करून राहिली, जर चांगलं काम करते की सर जुडिशरी। ओपिनियन बनते की नहीं, बनते की नहीं असं ओपिनियन? प्लान बनाकर कुछ पत्रकारों को ऐसे आर्टिकल लिखने के काम में लगा दिया है। आजकल ऐसे आर्टिकल आ रहे हैं, आज के अखबार में भी है, और खास तौर पर वो शेखर गुप्ता नाम का पत्रकार जो है वो इसी की लाइन में कई दिन से मैं देख रहा हूं। बड़ा पत्रकार है, प्रो बीजेपी आरएसएस है। ये बहुत सारी बातें चल रही है और बहुत सारी बातें माइक्रो लेवल पर चल रही है, ये हमें समझ में नहीं आ रहा है। रहा एक कॉलेजियम का मामला, तो ये कॉलेजियम वाला जो मामला है, यानी बहुत सारी बातें हैं कॉलेजियम के रेफरेंस में। सरकार ने कानून भी बनाया, वो भी बीजेपी आने के बाद बनाया था, सुप्रीम कोर्ट ने उसको रिजेक्ट किया। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर कॉलेजियम को ही चलाना है तो कॉलेजियम का ही कानून बनाओ ना, कॉलेजियम का ही कानून बनाओ, और जुडिशरी फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट होकर के काम कर सके, किसी दबाव से मुक्त होकर काम कर सके, ऐसे का कानून बनाओ। और जब कानून बनेगा तो जानते हो क्या होगा? कानून जब बनेगा तो एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी के लोगों को कॉन्स्टिट्यूशनल ने सेफगार्ड दिया हुआ है, तो उनके रिप्रेजेंटेशन की व्यवस्था उस कानून में करनी होगी। आप लोगों को समझ में आ रहा? कानून नहीं बनेगा तो जितना जुडिशरी के लोगों को लगता है उतना सिलेक्टिव लोगों को सिलेक्ट करते रहेंगे, जज बनाते रहेंगे। मगर जब कानून बनेगा तो एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी के लोगों को, जुडिशरी को रिप्रेजेंटेटिव बनाने के लिए कानून बनाना पड़ेगा, कानून में प्रावधान करना पड़ेगा। तो सरकार जुडिशरी को ऐसा कहती नहीं, मगर सरकार और जुडिशरी में झगड़ा चल रहा है, ऐसा सारे देश का मीडिया वातावरण बना रहा है कि बीजेपी की बात जुडिशरी मान नहीं रही है। जुडिशरी अच्छा काम कर रही है। जो एंटी बीजेपी वाले लोग हैं वो सारे के सारे जुडिशरी के समर्थन में खड़े हो जाते हैं।
समझ रहे हैं, दावपेच है ये, बहुत माइक्रो दावपेच है, ये समझ में नहीं आता हम लोगों को। इसलिए मैं स्टैंड क्या ले रहा हूं, कानून बनाओ भाई। अगर मान लो आप कॉलेजियम ही रखना चाहते हो तो केवल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के आधार, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी कानूनी मान्यता है, तो उसको आप पार्लियामेंट के द्वारा कानून का रूप क्यों नहीं दे रहे हो? सुप्रीम कोर्ट को भी कहना चाहिए तुम पब्लिक में ऐसा विरोध करने के बजाय तुम ऐसा कानून क्यों नहीं ला रहे हो? उसका कानून रद्द करने के बाद दोबारा बीजेपी ने कानून लाने का काम नहीं किया। लाना चाहिए ना। जब उस समय कानून बनाया गया था तो उस कानून में SC ST के रिप्रेजेंटेशन का मुद्दा था। मेरा यह कहना है कि जुडिशियरी रिप्रेजेंटेटिव होनी चाहिए। कॉलेजियम का जो मुद्दा है वो मुद्दा उसके साथ रिलेटेड है, और ये शासक वर्ग जो है भारत का उसके लिए सूटेबल है। कॉलेजियम इसके लिए विरोध में नहीं है। शासक वर्ग जो है ब्राह्मण भारत का उसके लिए सूटेबल है। इसमें मामला कांग्रेस का है, बीजेपी का नहीं है। ये शासक वर्ग जो ब्राह्मण है उसके लिए सूटेबल है। अगर शासक वर्ग ब्राह्मण के लिए सूटेबल है तो ये कांग्रेस को भी सूटेबल है, बीजेपी को भी सूटेबल है, दोनों को सूटेबल है, क्योंकि शासक वर्ग ब्राह्मण को सूटेबल है। क्या होगा? चेंज होगा तो ज्यादा ज्यादा क्या होगा? कांग्रेस की जगह बीजेपी आएगी, बीजेपी की जाएगी तो कांग्रेस आएगी, कांग्रेस जाएगी तो बीजेपी आएगी। बस शासक वर्ग तो बरकरार रहेगा। शासक वर्ग को बरकरार रखने की व्यवस्था की गई है कॉलेजियम में और ईवीएम में। ईवीएम के पहले 2000 के पहले आप लोग थोड़ा स्टडी करो तो आपको पता चलेगा भारत में किसी भी सरकार को पूर्ण बहुमत नहीं मिल रहा था। अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री तो बने, अपोजिशन पार्टी की मदद से बने, उनके पास बहुमत नहीं था। उसके पास 186 सीटें थी, बाकी की सीटें अपोजिशन से लेकर अटल बिहारी प्रधानमंत्री बने थे। मगर जैसे ही ईवीएम आई, ईवीएम ने 5 साल सरकार चल नहीं रही थी, वो चलना शुरू हो गई। तो इसका मतलब है ईवीएम लाने के पीछे 2 बड़े मकसद है। स्टेबिलिटी ऑफ गवर्नेंस को इंश्योर किया जाए, जो शासक वर्ग के लिए जरूरी था, क्योंकि जितनी ज़्यादा, आपने काशीराम जी का बयान सुना होगा, हर साल चुनाव हो जाए हमको कोई एतराज नहीं। वो चुनाव आयोग ने मीटिंग बुलाई, ऑल पार्टी के लोगों की मीटिंग बुलाई, उसमें सारे रीजनल पार्टी और नेशनल पार्टी के लोगों को बुलाया। काशीराम जी नेशनल पार्टी के प्रेसिडेंट थे, वहाँ गए तो उन्होंने वहाँ भाषण दिया, वो बोलने के दिया ना चुनाव में, आपका क्या कहना है? काशीराम जी ने कहा अभी अगले चुनाव का तारीख फिक्स करो और उसके अगला तारीख का भी डिसाइड करो। अब समझ नहीं आया? उन्होंने क्या कहा कि ये अभी तारीख फिक्स करो अगला चुनाव की, उसके अगले की भी अभी फिक्स करो, बार बार मीटिंग मत करो। हमें एतराज नहीं कि हर 5 साल के बजाय हर 1 साल में चुनाव हो। क्यों? इसका मतलब समझते हैं? ये स्टेबिलिटी जो है वो शासक वर्ग का मुद्दा है। हम साले पहले सड़कों पर घूमने वाले लोग हैं, हमको पहले ही सड़कों पर मजदूरी करेंगे तो ही रोटी मिलेगी। तुम्हारी सरकार 5 साल चलती है तो भी हमको मजदूरी करनी है, नहीं चलती है तो भी हमको मजदूरी करके ही रोटी खाना है, तो तुम्हारी इंस्टेबिलिटी ठीक है हमारे लिए। काशीराम जी ने चुनाव आयोग की उस मीटिंग में ये बात कही थी, तो हमें कोई एतराज नहीं। जो काशीराम जी ने कहा वो तो अनुभव के आधार पर कहा था ना। इन लोगों ने ईवीएम लाकर स्टेबिलिटी इंश्योर की, एक हो गया। दूसरी बात, ईवीएम ने और एक काम किया। वो क्या काम किया? कांग्रेस के विरोध में बीजेपी ही आएगी और बीजेपी के विरोध में कांग्रेस ही आएगी। नेशनल लेवल पर 2 ही रहेंगे और नेशनल लेवल पर तीसरा कोई नहीं रहेगा, ये इंश्योर किया। ये बहुत डेंजरस बात है। कांग्रेस भी ब्राह्मणों की, बीजेपी भी ब्राह्मणों की, दोनों ब्राह्मणों की पार्टियां। तो एक ब्राह्मण जाएगा तो दूसरे ब्राह्मण की पार्टी आएगी, दूसरे जाएगी तो पहले ब्राह्मण की पार्टी आएगी। तो इसका मतलब है ईवीएम मशीन ने ब्राह्मण राज इंश्योर किया, गारंटी किया, स्थापित कर दिया। 2 काम हो। जो इस देश के बहुसंख्यक लोग हम हैं, हम लोगों को कितना अधिकार रखा? आप लाइन लगाकर वोट डालो,
आप लाइन में खड़े हो, आप वोट डालो, आपकी इच्छा है तो लाइन में लग करके वोट डालो, नहीं तो घर में रहो। जो भी लोग वोट देंगे उसमें से हमको अपने हिसाब से हम ईवीएम से बहुमत लेंगे। जैसे आपने कहा ना कि ये पहले लोग वोट डालते थे, अभी ये लोग नहीं वोट डालते, अभी ईवीएम वोट डालता है। ये नई बात आपने कहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट नई बात आपसे मैं सुना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अब वो लोग नहीं वोट डाल रहे, अभी ईवीएम वोट डाल रही, क्योंकि ईवीएम बहुमत डिसाइड कर रहा है। लोग बहुमत डिसाइड नहीं कर रहे देश में कौन से पार्टी को बहुमत होना चाहिए, कौन से पार्टी को नहीं, ये ईवीएम डिसाइड कर रही है। इसका मतलब ईवीएम सब कुछ ईवीएम कर रही है। तो इसलिए मैं ये बात आप लोगों को कहना चाहता हूं कि परिस्थितियां बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है और हम लोगों को, हमारे पास अभी मतलब इस देश में जो शासक वर्ग है ब्राह्मण 3.5%, ये लोग आंदोलन, क्योंकि अंग्रेज़ों की कोई छोटी मोटी पावर नहीं थी। अंग्रेज़ों की जो पावर थी 9 अगस्त 1942 को गांधी ने जब क्विट इंडिया मूवमेंट चलाया तो अंग्रेज़ों की पावर कम नहीं थी, सेंट्रल गवर्नमेंट उनके कब्जे में था। जितने भी राजा महाराजा वाले थे वो भी उनके ही नियंत्रण में थे, सारे देश पर उनका कब्जा था। मगर जन आंदोलन ने 9 अगस्त 1942 को गांधी जी ने जब जन आंदोलन चलाया ना, सारा का सारा कोलैप्स हो गया, सारी पकड़ खत्म हो गई। तो हम लोगों को, मैं यही तो बात कह रहा हूँ ना, मैं यही तो ये ईवीएम मशीन के रेफरेंस में मैं कोई हथियार नहीं उठा रहा हूँ, कोई हिंसा करने के लिए लोगों को नहीं कह रहा हूँ। मैं तो केवल ये घोटाला कैसे कर रहे हैं ये सारी बातें सबूतों के साथ बता रहा हूँ। तो डीएमके के लोगों को कोई इतराज होना नहीं चाहिए था, क्योंकि डीएमके ने चुनाव के पहले यही बात कही थी जो मैं कह रहा हूं। डीएमके को बहुमत मिल गया, वो ईवीएम के समर्थन में खड़ा हो गया। अभी जैसे मायावती के समर्थन में खड़ी हो गई थी, जैसे अखिलेश समर्थन में खड़ा हो गया था, वैसे ही वो स्टालिन जो है वो समर्थन में खड़ा हो गया। तो अगले चुनाव में उसके पिछवाड़े पे लात मारेंगे, और मारने के बाद उनको वो खुजाते रहना पड़ेगा लात, कुछ कर नहीं पाएगा। बोले अरे तेरे को मिला तो हमने नहीं कहा, ये डीएमके वाले बोले हमने तो नहीं कहा। तो मैं आप लोगों को ये बता रहा हूं कि ईवीएम की वजह से, जैसे जैसे अभी ये देशमुख ने बताया, कितने सारे कानून बनाकर हमारे लोगों के विरोध में काम हो रहा है। जी मैं जो सुन रहा था, उन्होंने रेफरेंस देकर बताया कि कानून बनाकर हमारे विरोध में काम हो रहा है। मजदूरों के विरोध में, किसानों के विरोध में और तमाम लोगों के विरोध में तमाम प्रकार के कानून जो है बनाए गए हैं, और वो सारे हमारे लोगों के विरोध में जा रहा है। और हमारे विरोध में ये कानून हो रहा है, इसके बावजूद भी बहुमत उनको ही मिल रहा है। ये व्यवस्था बनाई अल्पसंख्य लोगों का, लोकतंत्र में बहुसंख्यांक लोगों पर राज नहीं हो सकता। ईवीएम मशीन ने वो इंश्योर कर दिया। इसलिए हम लोगों को हमारे पास जन आंदोलन के दृष्टि से ये सारी की सारी जानकारी देनी होगी। और मैं ये चुनौती दे करके कह रहा हूँ, प्रचार आने वाले समय में भी कहूँगा कि जो लोग ईवीएम मशीन से संतुष्टि है और संतुष्टि के उनके पास जितने कारण हैं वो सारे के सारे झूठे हैं, वो मैं साबित कर दूंगा। जितने लोग ईवीएम मशीन से संतुष्ट हैं और उनके पास संतुष्टि के जो भी कारण हैं वो सारे के सारे कैसे गलत है, वो मैं साबित कर देता हूं सबूतों के साथ में। इसलिए जो भी संतुष्ट है, मैं उन लोगों को भी चुनौती देता हूं कि तुम संतुष्ट हो, तुम भ्रम के शिकार हो और कुछ नहीं हो। और जितने जल्दी इस भ्रम से मुक्त हो सके उतने जल्दी ठीक रहेगा, नहीं तो ये लोकतंत्र की हत्या करने में तो कामयाब हो गए। इस दिशा में हम लोगों को संगठित रूप से प्रयास करने की जरूरत है। इतना ही मैं इस मौके पर कहना चाहता हूं। आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए आभार, धन्यवाद।